हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम क्लास 8 इंग्लिश हनी ड्यू टेक्स्ट बुक का चैप्टर 5 द समिट विद इन को पढ़ने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। ये चैप्टर 5 बहुत ही छोटा चैप्टर है, बट आई नोटिस कि इसमें बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं एंड बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको याद करने चाहिए। एंड इसी के लिए आई एनकरेज यू कि आप इस क्रॉसवर्ड को सॉल्व कीजिए। इस क्रॉसवर्ड का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। चलिए पहले बिफोर यू रीड सेक्शन पढ़ते हैं। मेजर एच.पी.एस. अहलूवालिया was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. How did he feel when he stood on the highest point in the world? Let us hear his story in his words, climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within. मेजर एच.पी.एस. अहलूवालिया फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन माउंट एवरेस्ट का उसके मेंबर थे। एक्सपेडिशन का मतलब होता है अ जर्नी बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर एक्सप्लोरेशन, रिसर्च और वॉर। सो जब भी एक लोगों का समूह, एक ग्रुप किसी एक्सप्लोरेशन के लिए, मान लीजिए किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, या तो फॉरेस्ट एरिया, तो न्यू लैंड, फॉर एग्जांपल अंटार्कटिका पे लोग गए तो वी विल कॉल इट एन एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका। अगर रिसर्च पर्पसेस के लिए अगर जा रहे हैं तो उसको भी एक्सपेडिशन बोलते हैं। या तो वॉर के लिए जा रहे हैं, फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट इन अ वॉर, उसके लिए अगर जा रहे हैं तो भी इसको एक्सपेडिशन बोलते हैं। सो क्योंकि ये माउंट एवरेस्ट का एक तरह से एक्सप्लोरेशन के लिए वो जा रहे थे एंड वो कॉन्कर करना चाहते थे माउंट एवरेस्ट को, एंड इट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन। तो पहला ऐसा एक्सपेडिशन था जो कि इंडियंस ने सक्सेसफुली किया था टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। एंड उसके मेंबर थे एच.पी.एस. अहलूवालिया। उन्होंने ही ये स्टोरी लिखी है, उनकी ऑटोबायोग्राफिकल पीस है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि जब आप अपने ही लाइफ के इंसिडेंट्स को खुद लिखते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफी। सो पहला सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन था माउंट एवरेस्ट का, जो कि 1965 में हुआ था। उनको कैसा लगा जब वो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड पे खड़े थे? माउंट एवरेस्ट जो है हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का, एंड जब उसके ऊपर वो खड़े थे, उसके समिट पे, समिट यानी पीक होता है, पीक या टॉप, टॉप ऑफ ए हिल और माउंटेन। सो जब माउंट एवरेस्ट के टॉप पे वो खड़े थे तो उनको कैसा फील हो रहा होगा उस मोमेंट पे। फिर वो कहते हैं कि उनकी स्टोरी सुनते हैं अबाउट क्लाइंबिंग दिस समिट, क्लाइंबिंग दिस पीक, एंड उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क क्या है? वो डिफिकल्ट टास्क क्लाइंबिंग द समिट विद इन, अपने अंदर के समिट को क्लाइंब करना। सो क्या चीज़ के बारे में बात करें? आई थिंक ये पूरा चैप्टर इसके ऊपर बेस्ड है, दैट द समिट विद इन। हमारे अंदर भी एक ऐसा समिट है, ऐसा पीक है जिसे हमें क्लाइंब करना होता है, एंड हम इस स्टोरी के ज़रिए समझेंगे कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी आइडिया हो तो यू कैन मेक अ गेस कि वो क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, बट थ्रू आउट द स्टोरी हम इस चीज़ को समझेंगे। नाउ बिफोर वी स्टार्ट द स्टोरी, इस स्टोरी को समझने के लिए आपको कॉन्टेक्स्ट दे दिया गया है कि दिस इज अबाउट माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशन, बट आपको उसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने एक छोटा सा एक वीडियो डाला है, क्लिप डाला है, जिसमें एक दूसरे क्लाइंबर हैं बहुत ही रीसेंट, जो माउंट एवरेस्ट के एक्सपेडिशन में जाते हैं उसको कॉन्कर करने के लिए, एंड ही गोज फॉर रिसर्च पर्पस। तो वो रिसर्च पर्पस के लिए जा रहे हैं क्योंकि वो कुछ सैम्पल्स कलेक्ट करना चाहते हैं इन द एवरेस्ट, एंड उसका एक छोटा सा पार्ट मैंने आपके लिए रखा है ताकि आपको रियलाइज हो कि माउंट एवरेस्ट नॉट ओनली द हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का, बट बहुत ही डेंजरस भी है। एंड उसको चढ़ने के लिए आपके अंदर बहुत सारी विल पावर होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन होना चाहिए, मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है इस तरह की जर्नी को अंडरटेक करने के लिए। सो आप उस वीडियो को देखिए एंड गेट अ पर्सपेक्टिव, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि इस स्टोरी में जो कुछ भी मेजर अहलूवालिया कह रहे हैं वो आपको अब ज़्यादा समझ में आएगा। This is the view from the highest place on planet Earth. So I hope आपने वो वीडियो देख लिया है। Now let's start the reading of this chapter. Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. The physical in me seemed to say, "Thank God, it's all over." However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. Was it because I had already done the ultimate in climbing, and there would be nothing higher to climb, and all roads hereafter would lead down? So मेजर अहलूवालिया कह रहे हैं कि जब वो समिट पे खड़े थे
एज आई स्टूड ऑन द समिट, जब वो एवरेस्ट के समिट पे खड़े थे, सो जितने भी इमोशंस उनके अंदर उभर रहे थे, सर्ज का मतलब होता है उभरना, एक लहर आना, एक उभार आना अंदर, अराइज सडनली एंड इंटेंसली, जैसे हम बोलते हैं क्योंकि हमारे अंदर भावनाओं की लहर दौड़ रही है, तो दैट इज व्हाट इट मीन्स सर्च का। सो जितने भी उनके अंदर इमोशंस उभर रहे थे, उसमें से एक डोमिनेंट, एक लीडिंग, प्रमुख, डोमिनेंट का मतलब होता है एक प्रभावी, सो सबसे प्रभावी कौन सा इमोशन था उनका? द इमोशन ऑफ ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है मॉडेस्टी, जिसको हम विनम्रता भी बोलते हैं, विनम्रता। एंड इसको अगर डिटेल में मैं बताऊं तो क्या मतलब होता है? इट इज लाइक अ क्वालिटी ऑफ हैविंग लो व्यू ऑफ वंस इम्पोर्टेंस, तो अपने आप को कम इम्पोर्टेंस देना एंड किसी दूसरी चीज को अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, उसको आप ह्यूमिलिटी बोलते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इंपॉर्टेंस कम है, बट आप अपने आप को कम इंपॉर्टेंस दे रहे हो। सो इट इज अ गुड क्वालिटी। हैविंग ह्यूमिलिटी इज लाइक कि अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप नहीं समझते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिखाते हो, उसको ह्यूमिलिटी बोलते हो। एंड आप इमेजिन करो अगर आप वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पीक पे खड़े हो, सो आपको ह्यूमिलिटी फील होगी, बिकॉज इतना बड़ा पीक है वो, एंड ऊपर पहुंच के उस पीक पे आपको फील होगा कि आप कितने छोटे हैं। सो इंस्टेड ऑफ फीलिंग कि मैंने इतने बड़े पीक को कॉन्कर कर लिया है, मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ, उनको उसका रिवर्स फील होता है कि मेरी इंपॉर्टेंस कितनी कम है, क्योंकि इतना बड़ा है ये पूरा जहां और मैं कितना छोटा हूँ। सो क्वालिटी ऑफ हैविंग अ लो व्यू ऑफ वंस इम्पोर्टेंस। सो जब वो समिट पे, एवरेस्ट के समिट पे खड़े थे और मीलों दूर तक पैनोरामा देख रहे थे, पैनोरामा का मतलब होता है द अनब्रोकन व्यू। जब आप खड़े होते हैं किसी माउंटेन टॉप पे, तो आपको 360 डिग्री पूरा व्यू दिखता है, अनब्रोकन व्यू जिसको बोलते हैं। एंड अनब्रोकन व्यू क्यों होगा? क्योंकि वो सबसे ऊंचे खड़े हैं, उससे ऊंचा कुछ है ही नहीं, तो आपको आसपास की सारी चीजें विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन आपको दिख सकती है। तो उनको जब ऐसा पैनोरामा पूरा दिख रहा था चारों तरफ का, तो उनकी डोमिनेंट फीलिंग क्या थी उस समय? ह्यूमिलिटी की, विनम्रता की। द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। सो उनका जो शरीर है, द फिजिकल इन मी मतलब जो उनका शरीर है, उनका जो फिजिकल बॉडी है, वो क्या बोल रहा था? थैंक गॉड ये सब खत्म हो गया। क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेन होता है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, तो वो इतने ज़्यादा शायद थक गए होंगे, इतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी हुई जैसा आपने वीडियो में देखा, तो उनको ऐसा लग रहा था थैंक गॉड ये खत्म हो गया। हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, जुबिलेंट का मतलब होता है जब आप अपनी सक्सेस से बहुत ज़्यादा खुश होते हो। सो वेरी हैप्पी ड्यू टू सक्सेस, जिसको आप उल्लास भी बोलते हो, उल्लास में हो आप। तो जब वो उल्लास से भरा हुआ अगर कोई होता है तो आप उसको बोलते हो जुबिलेंट। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट देयर वाज अ टिंज ऑफ सैडनेस। सो उल्लास से भरे होने के बजाय उनके अंदर क्या फीलिंग थी? टिंज ऑफ सैडनेस की, थोड़ी सी उदासी थी। टिंज यानी अ लिटिल बिट, ट्रेस, ट्रेस, ट्रेस यानी छोटा, थोड़ा सा। एंड वो कह रहे हैं कि सैडनेस क्यों थी? क्या वो इसलिए थी क्योंकि मैंने क्लाइंबिंग में, क्लाइंबिंग यानी माउंटेन क्लाइंबिंग की बात कर रहे हैं यहाँ, सो माउंटेन क्लाइंबिंग में जो भी अल्टीमेट था वो मैंने कर लिया, इसलिए मुझे सैडनेस फील हो रही थी। तो वो खुद से पूछ रहे हैं क्या वो ये रीज़न था कि इसलिए मुझे ये सैडनेस फील हो रही है कि अब इससे ऊंचा कुछ भी नहीं है क्लाइंब करने के लिए, और अब जो भी चीज़ है वो इससे नीचे ही होगी, एंड ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड लीड डाउन। सो इसका मतलब हो गया कि अब सब कुछ इससे नीचे ही जाएगा और इससे ऊंचा कुछ भी नहीं है, अब जो भी नेक्स्ट चढ़ाई वो करेंगे इससे नीचे ही होगी, इससे छोटी ही होगी, एंड ऑल रोड्स, सारी जो सड़कें हैं वो नीचे की ओर जाएंगी। इसका मतलब सारी चीज़ें जो है अब इससे छोटी ही रहेंगी। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. It is a joy which lasts a lifetime. एवरेस्ट के पीक पे चढ़ के, बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट, आप ओवरवेलम हो जाते हो बाय डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। सो खुशी से और एक आभार वाली फीलिंग से कि आप थैंकफुल हो, उस फीलिंग से आप जो है ओवरवेलम हो जाते हो। ओवरवेलम का मतलब हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम। ये एक ऐसी खुशी है जो पूरी जिंदगी भर रहती है आपके साथ। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। ये एक्सपीरियंस जो है माउंटेन क्लाइंबिंग का, ये आपको पूरी तरह बदल देता है। एंड जो आदमी माउंटेन्स पे चढ़ता है, जो माउंटेन्स गया हुआ होता है, वो कभी भी सेम नहीं रहता।
क्योंकि वो एक्सपीरियंस उसको बदल देता है. As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb. तो वो कह रहे हैं कि जब वो अपनी लाइफ को देखते हैं पीछे एवरेस्ट चढ़ने के बाद, तो वो ये दूसरे समिट के बारे में, दूसरे पीक के बारे में बताए बिना नहीं रह सकते. एंड वो पीक क्या है, वो समिट क्या है, द समिट ऑफ द माइंड. सो अपने मन का समिट. तो माइंड को जनरली आप ब्रेन बोलते हो, और इट कुड ऑल्सो बी कॉल्ड आपका मन. सो माइंड का मतलब यहाँ पे मन से है. तो किस समिट की बात करें, मन के समिट की, मतलब मन को काबू करना. एवरेस्ट चढ़ने के बाद उनको ऐसा फील हुआ कि एक दूसरा समिट है, अपने मन को काबू करना, मन की ऊंचाई को काबू करना. नो लेस फॉर्मिडेबल. फॉर्मिडेबल का मतलब होता है जो भयावह हो, या समथिंग दैट इंस्पायर्स और रिस्पेक्ट थ्रू बीइंग impressively large और powerful. सो इसका मतलब अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो, वो इतनी ताकतवर हो या इतनी बड़ी हो, जिसको देख के आपके अंदर या तो डर की भावना आ रही है या रिस्पेक्ट की भावना आ रही है, तो उसको आप फॉर्मिडेबल बोलते हैं. एंड नो ईजियर टू क्लाइंब. सो उनके लिए जो मन को काबू करना है वो उतना ही भयावह है. नो लेस फॉर्मिडेबल मतलब उतना ही भयावह है और उतना ही कठिन है चढ़ना या काबू करना. Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion has gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? It was already a thing of the past, something done yesterday. With every passing day, it would become more remote. And then, what would remain? Would my memories fade slowly away? तो जब वो summit से नीचे उतर रहे थे, एंड जब उनका फिजिकल एग्जॉस्शन का मतलब होता है टायर्डनेस, एक्सट्रीम टायर्डनेस. तो जब आप थके हुए होते हो तो आप बोलते हो आई एम टायर्ड, बट आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो कि आपका एकदम एनर्जी खत्म हो गया बिल्कुल, तो उसको आप बोलते हो आई एम एग्जॉस्टेड. सो एग्जॉस्शन का मतलब हो गया एक्सट्रीम टायर्डनेस. तो जब उनकी फिजिकल एग्जॉस्शन चली गई तो वो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैंने एवरेस्ट क्यों क्लाइम किया. एंड एवरेस्ट के समिट पे रीच करने, वहाँ पहुँचना, उस पीक पे पहुँचना, मेरे इमेजिनेशन, मेरी सोच पे इतना पकड़ क्यों है इस चीज़ की. एंड जब एक दिन के बाद वो उतर रहे थे, तो ये तब सोचे जब एक दिन बीत चुका था, एवरेस्ट की पीक पे पहुँचे और वो अभी भी उतर ही रहे थे, तो वो सोच रहे थे कि ऑलरेडी ये थिंग ऑफ द पास्ट हो गई, ये ऑलरेडी अतीत की चीज़ हो गई, ये कल ये चीज़ हो चुकी है. एंड जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे ये और भी ज़्यादा रिमोट होती जाएगी. इट वुड बिकम मोर रिमोट. रिमोट मतलब डिस्टेंट, मतलब और भी ज़्यादा दूर होती जाएगी, मतलब मेमोरी में और भी ज़्यादा पुरानी होती जाएगी, दूर होती जाएगी ये चीज़. एंड फिर क्या रह जाएगा, क्या मेरी मेमोरीज, मेरी जो यादें हैं वो धीरे धीरे फेड होती चली जाएंगी, धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाएंगी. एंड ये मेजर अहलूवालिया का पिक्चर है जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है. एंड इस एक्सपेडिशन का आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ. 1965 में जब ये माउंट एवरेस्ट चढ़ने गए मेजर अहलूवालिया, तो ये टीम ऑफ 9 पीपल थे. सो टोटल 9 लोग थे जिन्होंने ये एक्सपेडिशन किया था. एंड वो आपस में बढ़ गए थे. सो तीन के बैचेस में बढ़ गए थे. तीसरे बैच में ये लास्ट बैच था जो समिट पे चढ़ता है. लास्ट बैच होने के बावजूद ये तीनों एक साथ पीक में फर्स्ट टाइम खड़े हुए थे. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि 3 लोग एक साथ पीक पे खड़े हुए थे. एंड जब ये वापस लौट रहे थे तो इनका जो ऑक्सीजन सिलेंडर था, आपने देखा था उस वीडियो में कि वहाँ एक लास्ट जोन जो होती है एवरेस्ट की, उसको डेथ जोन बोलते हैं. उसमें एयर इतनी थिन होती है कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो आप ज़िंदा नहीं रह पाएंगे. तो उस समय क्या हुआ, जब वो उतर रहे थे वापस, तो इनका ऑक्सीजन सिलेंडर काम करना बंद कर दिया. तो इतनी ख़राब सिचुएशन हो गई कि उनको एक गड्ढा खोदना पड़ा ताकि वो सो जाए वहाँ पे. अपनी एनर्जी सेव कर रहे थे वो. एंड फिर फाइनली दूसरे ग्रुप ने उनको फाइंड किया क्योंकि वो रिटर्न नहीं किए, एंड देन उनको सक्सेसफुली वापस लेके आए. तो इट इज़ नॉट ईजी एवरेस्ट को कॉन्कर करना, फिर वापस अपने बेस कैंप तक जाना. इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. एंड आई थिंक जब वो वापस कैंप पहुँचे और वापस नीचे उतर रहे थे अगले दिन, तो उनको ये थॉट्स आ रहे होंगे. All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. It is not easy to answer the question. The simplest answer would be, as others have said, because it is there. It presents great difficulties. Man takes delight in overcoming obstacles. The obstacles in climbing a mountain are physical. A climb to a summit means endurance, persistence, and willpower. The demonstration of these physical qualities
is no doubt exhilarating as it was for me also. इस तरह के विचार आ रहे थे, all these thoughts, ये जो विचार आ रहे थे उनके दिमाग में, ये विचार उनको अपने आप से क्वेश्चन करने में मजबूर कर रहे थे कि लोग माउंटेन्स क्यों क्लाइंब करते हैं, लोग माउंटेन्स चढ़ते क्यों हैं. एंड वो बोल रहे हैं कि इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर देना इतना आसान नहीं है, बट सबसे सिंपल आंसर ये हो सकता है क्योंकि वो है, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि वो माउंटेन है इसलिए लोग चाहते हैं कि वो उसको चढ़ें. इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज. ये माउंटेन क्लाइंबिंग बहुत सारी डिफ़िकल्टीज से भरा हुआ होता है. ये आपको चैलेंज देता है, ग्रेट डिफ़िकल्टीज देता है. एंड आदमी को क्या मज़ा आता है? ही टेक्स डिलाइट, ही टेक्स प्लेजर, डिलाइट मतलब प्लेजर. He takes pleasure in overcoming obstacles. So in obstacles यानी hurdles, जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी बाधाएं, obstacles का मतलब बाधाएं, and इन बाधाओं को काबू करने में इंसान को एक pleasure मिलता है, एक happiness मिलती है, एक delight मिलता है. and जो भी obstacles हैं mountain को climb करने में वो physical nature के हैं. and अगर आप किसी भी समिट को क्लाइंब करते हो, क्लाइंब टू अ समिट, जो एक चढ़ाई है पीक के लिए, उसमें आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्वालिटीज चाहिए? आपको एंड्योरेंस चाहिए. एंड्योरेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू विथस्टैंड अनप्लेजेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन. सो डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट जो अच्छी सिचुएशंस नहीं है उसको झेलने की शक्ति को आप एंड्योरेंस बोलते हो, जिसको आप सहन शक्ति भी बोलते हो. सो आपको क्या चाहिए? सहन शक्ति चाहिए, परसिस्टेंस चाहिए. परसिस्टेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है दृढ़ता, मतलब डिटर्मिनेशन. सो इसका मतलब क्या हो गया? फैक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग इन कोर्स ऑफ एक्शन इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टी. सो आगे बढ़े रहने की जो दृढ़ता होती है आपकी, डिटर्मिनेशन, उसको परसिस्टेंस बोलते हैं. डिटर्मिनेशन टू कंटिन्यू डिस्पाइट, बजाय कितने भी चैलेंजेस हो, डिस्पाइट डिफिकल्टीज या चैलेंज, उसको आप परसिस्टेंस बोलते हो. एंड विल पावर यानी आत्मबल. सो ये तीन चीज़ें चाहिए आपको किसी भी समिट को चढ़ने के लिए. एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो. एंड ये तीन फिजिकल क्वालिटीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करना, दिखाना बहुत ही एक्सिलरेटिंग होता है. एक्सिलरेटिंग यानी बहुत ही रोमांचक होता है, बहुत एक्साइटिंग होता है. So, इन तीन क्वालिटी को दिखाना, इन तीन फिजिकल क्वालिटीज़ को दिखाना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होता है. शायद इसलिए लोग चढ़ते हैं. एंड ये मेरे लिए भी इतना ही एक्साइटिंग था. इट वॉज फॉर मी ऑल्सो. आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन. फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स. आई हैड बीन मिजरेबल, लॉस्ट when away from mountains, in the plains. Mountains are nature at its best. Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a means of communion with God. अब वो बोल रही कि मेरे पास इस क्वेश्चन का एक पर्सनल आंसर है, मतलब जो मुझे फील होता है मैं वो आंसर दे सकता हूँ. मेरा जो पर्सनल फीलिंग है कि क्यों लोग चढ़ते हैं माउंटेन्स. एंड वो क्या बोल रहे हैं कि जब भी, कि बचपन से, फ्रॉम माई चाइल्डहुड, बचपन से ही उन्हें माउंटेन्स बहुत पसंद था. ही वॉज अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स. और जब भी वो माउंटेन से दूर रहते थे, प्लेन्स में, समतल ज़मीन पे जब रहते थे माउंटेन से दूर, तो उनको कैसा लगता था? मिजरेबल फील होता था. मिजरेबल यानी सैड. मिजरेबल का मतलब होता है सैड. सो बहुत ही उदास रहते थे वो जब दूर रहते थे माउंटेन से, और लॉस्ट फील करते थे, खोए हुए रहते थे. उन्हें लगता है कि माउंटेन्स जो है नेचर एट इट्स बेस्ट है. सो नेचर का जो बेस्ट फॉर्म होता है वो माउंटेन्स में है. सो प्रकृति का जो बेस्ट फॉर्म है, जो भी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, वो माउंटेन्स के द्वारा होता है. उनकी ब्यूटी, उनकी सुंदरता, उनकी मैजेस्टी यानी उनकी महिमा. मैजेस्टी का मतलब होता है महिमा, ग्रैंडियर भी बोलते हैं आप, इसका सिनोनिम या महिमा. सो उनकी सुंदरता, उनकी महिमा एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी चैलेंज देती है आपको, एक चैलेंज पोज करती है. एंड बहुतों की तरह, लाइक मैनी, काफ़ी लोगों की तरह मुझे ऐसा लगता है, मैं बिलीव करता हूँ कि माउंटेन्स जो है एक ज़रिया है फॉर कम्यूनियन विद गॉड. कम्यूनियन का मतलब होता है स्टेट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप. सो इसका मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि जो माउंटेन्स हैं, जो पहाड़ हैं, वो भगवान से करीब आने का एक जरिया है. सो उन्हें ऐसा फील होता है कि वहाँ जाके वो भगवान के करीब आ गए हैं. Once having granted this, the question remains, why Everest? Because it is the highest, the mightiest, and has defied many previous attempts. It takes the last ounce of one's energy. It is a brutal struggle with rock and ice. Once taken up, it cannot be given up halfway.
even when one's life is at stake. The passage back is as difficult as the passage onwards. And then, when the summit is climbed, there is the exhilaration, the joy of having done something, the sense of a battle fought and won. There is a feeling of victory and of happiness. Once having granted this, अब ये क्वेश्चन का आंसर देने के बाद कि लोग पहाड़ क्यों चढ़ते हैं, एक क्वेश्चन रह जाता है, फिर एवरेस्ट क्यों? लोग एवरेस्ट ही क्यों चढ़ना चाहते हैं? या मैं एवरेस्ट क्यों चढ़ना चाहता था? क्योंकि ये सबसे ऊंचा है. इट इज़ द हाईएस्ट, द माइटिएस्ट, सबसे बड़ा है, एंड हैज़ डिफाइड मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स. डिफाई करना यानी रेजिस्ट करना या बाधा डालना. सो जितने भी प्रीवियस अटेम्प्ट्स हुए हैं उसको रेजिस्ट किया है, मतलब बहुत डिफिकल्ट है इसको चढ़ना. इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी. लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी मतलब लास्ट ड्रॉप ऑफ एन एनर्जी, मतलब आपके अंदर की पूरी एनर्जी इसमें लग जाती है चढ़ने में. इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस. सो पत्थरों और बर्फ के साथ ये एक ब्रूटल स्ट्रगल है. ब्रूटल मतलब बहुत ही हार्श, इसको क्रूर या हार्श. सो ये बहुत ही हार्श लड़ाई है पत्थरों और आइस के साथ. और एक बार अगर आपने इसको ले लिया, इस जर्नी को ले लिया, टेकन अप मतलब वंस यू हैव स्टार्टेड, वंस यू हैव एंगेज्ड, इट कैनॉट बी गिवन अप हाफ वे. गिव अप का मतलब होता है लीव इन डिफीट, तो हार मान लेना. गिव अप का मतलब होता है हार मानना. सो एक बार अगर आपने इसको स्टार्ट कर दिया, आप अगर इस जर्नी में एंगेज हो गए, तो आप बीच में इसको हार मान के नहीं छोड़ सकते हैं. इवन इफ योर लाइफ इज एट स्टेक, तो अगर आपकी ज़िंदगी भी खतरे में है, वंस लाइफ एट स्टेक मतलब ज़िंदगी खतरे में होना. सो इवन इफ आपकी लाइफ खतरे में है तो भी आप इसको बीच में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पीछे जाना उतना ही डिफ़िकल्ट होता है जितना आगे जाना. तो एक बार आपने चढ़ाई स्टार्ट कर दी तो पीछे जाना उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना आगे जाना, इसलिए आपको चढ़ते ही जाना होता है. एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ड देयर इज़ द एक्सेलरेशन. एंड एक बार जब आप समिट पीक पे चढ़ जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होती है, एक्सेलरेशन फील होता है. आपको एक खुशी मिलती है कुछ अचीव करने की, कुछ करने की खुशी मिलती है, जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वन. तो आपको ऐसा लगता है आपने कोई एक लड़ाई लड़ी है और जीत गए हैं, आपको एक विक्ट्री फील होती है. देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस. तो आपको क्या फीलिंग होती है समिट चढ़ के? आपको जीतने का फील होता है और खुशी फील होती है. तो आपको कैसा फील होता है? आपको फील होता है कि आप विजयी हो गए हैं. देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री और आपको बहुत खुशी होती है. Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. I experience a change within myself which can only be called mystical. By its beauty, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it, as Everest did. It is a challenge that is difficult to resist. Glimpsing a peak in the distance. Glimpsing का मतलब होता है looking. तो जब भी दूर किसी पीक को वो देखते हैं, वो किसी दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, वो किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हैं. उनको अपने अंदर एक चेंज एक्सपीरियंस होता है. एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ विच कैन ओनली बी मिस्टिकल. मिस्टिकल का मतलब होता है स्पिरिचुअल. तो अपने अंदर उनको एक बदलाव फील होता है जो कि उनको लगता है स्पिरिचुअल है. वो पीक उनको अपनी ओर खींचता है बाय इट्स ब्यूटी, उसकी सुंदरता से. अलूफनेस का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग डिस्टेंट. जब कोई सबसे दूर होता है, कोई चीज़ या तो दूर होती है, कोई आदमी किसी से दूर होता है, तो उसको आप अलूफ बोलते हैं. एंड दूर होने की क्वालिटी को आप अलूफनेस बोलते हैं. सो उसकी सुंदरता, उसकी अलूफनेस, उसका माइट यानी उसकी ताकत, उसकी रगेडनेस यानी बीइंग रॉकी एंड अनइवन. सो पथरीला होना और अनइवन होना मतलब उबड़ खाबड़ से भरे होना. ये आप जानते हो पहाड़ समतल नहीं होता, बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, उसमें बहुत ही पथरीला होता है, बहुत उबड़ खाबड़ सी ज़मीन होती है. सो उसको रगेडनेस बोलते हैं हम. सो उसकी रगेडनेस एंड द डिफ़िकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे. और उस पीक पर चढ़ने का जो वे होता है उसमें जो डिफ़िकल्टीज आती है, उसमें जो कठिनाइयाँ आती हैं, उन चीज़ों से वो अट्रैक्ट होते हैं. यही कारण है कि वो एवरेस्ट से भी अट्रैक्ट होते हैं. सो ये एक ऐसा चैलेंज है जिसको मना करना, जिसका विरोध करना बहुत ही मुश्किल है. मतलब उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा इनको, उन्हें ऐसा लगता है. लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुल्ली एक्सप्लेन्ड व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट. इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ, व्हाई डू यू हेल्प योर नेबर, व्हाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स. देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल. एंड ये सब बोलने के बाद भी उनको ऐसा लगता है, लुकिंग बैक जब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है
कि मैंने अभी तक फुल्ली एक्सप्लेन नहीं किया, पूरी तरह से ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की है कि मैंने एवरेस्ट क्यों क्लाइम किया। तो उनको अभी तक फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं वो, ना खुद को ना किसी को, कि वो एवरेस्ट क्यों चढ़े। उनको ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को आंसर करना मतलब आपको आंसर करना है कि आप सांस क्यों लेते हैं। इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है कि आप सांस क्यों लेते हैं। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छे काम क्यों करना चाहते हैं। तो उनको लगता है कि इसका आंसर इन सब के क्वेश्चन का आंसर करने इतना ही मुश्किल है, इसका कोई फाइनल आंसर नहीं है, इसका कोई भी एक फाइनल आंसर पॉसिबल नहीं है। एंड देयर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. And then there is a fact, ये एक सत्य है कि एवरेस्ट को चढ़ना सिर्फ एक फिजिकल क्लाइंब नहीं है। सो इसको एवरेस्ट को चढ़ना सिर्फ एक शारीरिक चढ़ाई नहीं है। जो आदमी माउंटेन टॉप जाता है ही बिकम्स कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब अवेयर। सो जो आदमी माउंटेन टॉप जाता है वो अवेयर हो जाता है, इस चीज़ से जागरूक हो जाता है एक स्पेशल मैनर में। क्या चीज़ के बारे में? अबाउट हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। तो माउंटेन टॉप में जाके आदमी को इस चीज़ की जागरूकता आ जाती है एक स्पेशल वे में कि वो कितना छोटा है इस बड़े से जहान में, इस बड़ी सी दुनिया में। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, देर इज मोर टू इट देन दैट। इट इज फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। There is the satisfaction of a deep urge to rise above one's surroundings. It is the eternal love for adventure in man. The experience is not merely physical, it is emotional, it is spiritual. So बार बार मेजर अहलू वाले इस बात को स्ट्रेस दे रहे हैं कि माउंटेन पे चढ़ना सिर्फ फिजिकल अचीवमेंट नहीं है। तो द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माउंटेन, सो ये जो फिजिकल कॉन्क्वेस्ट है कि आप चढ़ के उसके ऊपर पहुंच गए हैं। कॉन्क्वेस्ट मतलब होता है कॉन्कर करना, किसी चीज़ को अपने काबू में कर लेना, विजयी होना। सो किसी भी पहाड़ पर विजय पाना मतलब उसके पीक पे पहुंचना, ये सिर्फ एक पार्ट है अचीवमेंट का। देयर इज मोर टू इट देन दैट, बट इसमें इससे भी ज़्यादा कुछ और है। इट इज़ फॉलोड बाय सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, कि विजय होने की भावना के बाद आपके अंदर कौन सी भावना आती है? इट इज़ फॉलोड बाय सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, सेंस ऑफ कंटेंटमेंट। फुलफिलमेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, आपको एक संतोष की भावना आती है। देयर इज अ सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग। डीप अर्ज का मतलब डीप डिजायर, एक गहरी कामना। सो अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास के इलाके से ऊपर उठने की जो एक डिजायर होती है, उस चीज का सेटिस्फैक्शन मिलता है। इट इज द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। इटर्नल का मतलब लास्टिंग फॉर एवर, जो कभी खत्म ना हो, जो हमेशा के लिए है, जिसको आप अनंत बोलते हो, जो अनंत है, जो कभी ख़त्म ना हो। सो एक कभी ना ख़त्म होने वाले प्यार की तरह है। किसके लिए? एडवेंचर के लिए। सो इंसान में जो एडवेंचर के लिए कभी ना ख़त्म होने वाला प्यार है, ये वो चीज़ है। ये एक्सपीरियंस सिर्फ फिज़िकल ही नहीं है, सिर्फ शारीरिक एक्सपीरियंस नहीं है, ये इमोशनल भी है और ये स्पिरिचुअल भी है। सो इसका मतलब ये जो एक्सपीरियंस है सिर्फ आपकी बॉडीज़ नहीं फील नहीं करती है, आपका जो अंदर का मन है वो भी ये एक्सपीरियंस को फील करता है। Consider a typical climb towards the summit on the last heights. You are sharing a rope with another climber. You firm in, he cuts the steps in the hard ice, then he belays and you inch your way up. The climb is grim. You strain every nerve as you take every step. Famous climbers have left records of help given by others. They have also recorded how they needed just that help. Else they might have given up. Breathing is difficult. You curse yourself for having let yourself in for this. You wonder why you ever undertook the ascent. Consider a typical climb. So एक नमूने के रूप में आप एक चढ़ाई को लीजिए जो कि आप पीक की तरफ कर रहे हैं, टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट। तो आखिरी हाइट जो बची हुई है, आखिरी जो कुछ हाइट्स बची है पीक से पहले, उसको आप कंसिडर कीजिए। एंड वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर क्लाइंब के बारे में। यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर। आपने वीडियो में देखा होगा कि जब क्लाइंबर्स ऐसे पहाड़ों को चढ़ते हैं तो वो एक रोप को शेयर करते हैं जिसको यूज करके वो मिलके क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं उस पहाड़ पे। यू फर्म इन, बहुत टाइटली अपने आप को पकड़ के रखते हैं। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस। तो आपके साथ जो क्लाइंबर है वो हार्ड आइस में स्टेप्स बनाता जाता है। आपने वीडियो में देखा कि वो कैसे अपने पैरों में लगे हुए, उनके जूतों में लगे हुए कांटों से हार्ड आइस को वो फोड़ते हैं और एक तरह से सीढ़ियाँ बनाते हैं, छोटे छोटे गैप्स बनाते हैं ताकि नीचे वाला भी उसको यूज करके चढ़ पाए।
He cuts steps in hard ice, then he belays and you inch your way up. Belay का मतलब fix a rope. और इस तरह से जो स्टेप्स बना के फिर वो क्या करते हैं, रोप को वहाँ पे फिक्स कर देते हैं, वहाँ पे हिंजेस लगाते हैं, वो हुक्स लगाते हैं, फिर रोप को वहाँ पे फिक्स कर देते हैं एंड फिर क्या करते हैं, जो नीचे वाले क्लाइंबर्स है उस हुक से का सपोर्ट लेके रोप के जरिए ऊपर चढ़ते हैं. इंच योर वे अप का मतलब धीरे धीरे ऊपर चढ़ना. द क्लाइंब इज ग्रिम. जो चढ़ाई है बहुत ही ग्रिम होती है. ग्रिम मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्लूमी होती है, सैड होती है, बिकॉज हर समय आपको एक डर बैठा हुआ होता है कि कुछ भी हो सकता है. तो ग्रिम का मतलब होता है ग्लूमी. ग्लूमी मतलब जहाँ खुशहाली ना हो. यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप. यू स्ट्रेन एवरी नर्व मतलब आपके शरीर में जितने भी नसें हैं उसमें तनाव आता है, खिंचाव आता है जैसे ही आप एक एक स्टेप लेते हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा आपको शक्ति चाहिए, पूरी बॉडी को आपको सपोर्ट करना होता है. तो हर एक स्टेप के साथ आपको ऐसा लगता है कि पूरी जो बॉडी है आपकी तनाव में है. फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ हेल्प गिवन बाय अदर्स. तो जितने भी फेमस क्लाइंबर्स हैं, जितने भी फेमस माउंटेन क्लाइंबर्स हैं, उन्होंने रिकॉर्ड छोड़ा है कि कैसे उनको दूसरों ने हेल्प दी थी. और उन्होंने ये भी बताया, दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड, उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उनको उस हेल्प की ज़रूरत थी और अगर उनको वो हेल्प नहीं मिलती वो हार मान जाते. एल्स दे माइट हैव गिवन अप. अगर वो उनको हेल्प नहीं मिलती तो वो कैसे हार मान जाते. ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट. सांस लेना बहुत मुश्किल होता है. यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस. आप अपने आप को बुरा भला कहते हो कि क्यों आप इस एक्सपेडिशन में हैं, क्यों आपने डिसाइड किया कि आपको इस माउंटेन में चढ़ना है. यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द असेंट. और आप सोचने लगते हो उस मोमेंट में कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया चढ़ने का. वाई यू अंडरटुक द असेंट. असेंट का मतलब होता है क्लाइंब. अंडरटेक यानी टू टेक अप. देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक. इट वुड बी sheer relief to go down instead of up. But almost at once you snap out of that mood. There is something in you that does not let you give up the struggle. And you go on. Your companion keeps up with you just another 50 feet or 100 maybe. You ask yourself, is there no end? You look at your companion and he looks at you. You draw inspiration from each other. And then without first being aware of it, you are at the summit. और चढ़ाई के समय ऐसे मोमेंट्स होते हैं, देयर आर मोमेंट्स जब आपको लगता है कि आप वापस नीचे चले जाओ. यू फील लाइक गोइंग बैक. आपको ऐसा लगता है कि चलो वापस चलते हैं. एंड नीचे जाने में बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ फील होगा. शेयर यानी ग्रेट, बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होगा. रिलीफ यानी राहत. सो नीचे जाके आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी ऊपर जाने के कंपैरिजन में. बट एकदम से यू स्नैप आउट ऑफ इट. स्नैप आउट यानी बाहर आ जाना. तो एकदम से आप उस ख्याल से बाहर आ जाते हो, उस मूड से बाहर आ जाते हो. स्नैप आउट ऑफ दैट मूड. ये बहुत ही पॉपुलर यूसेज है स्नैप आउट. आपको ये बहुत ज़्यादा या तो ओरल कम्युनिकेशन में या रिटन कम्युनिकेशन में सुनने को मिलेगा. स्नैप आउट. स्नैप आउट यानी कम आउट. एंड आप यूज़ कर सकते हो अगर आप किसी को बोलना चाहते हो कि आप गुस्से से बाहर निकलो, तो यू कैन से टू समवन स्नैप आउट ऑफ द एंगर. अगर आप कोई बहुत ज़्यादा दुखी है तो आप बोल सकते हैं स्नैप आउट ऑफ योर सैडनेस. सो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो कि बाहर निकलना, किसी भी मूड से या इमोशन से बाहर निकलने को आप स्नैप आउट बोलते हो. देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल. एंड आप एकदम से बाहर क्यों निकल जाते हो उस मूड से? क्योंकि आपके अंदर कुछ है, देयर इज समथिंग इन यू जो आपको हार मानने नहीं देता है. दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल. सो उस स्ट्रगल से आपको गिव अप करने नहीं देता है. एंड यू गो ऑन. और आप चढ़ते रहते हो, आप कंटिन्यू करते हो. गो ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, एंड आप कंटिन्यू करते हो. योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू. कीप अप मतलब फॉलो क्लोजली, साथ साथ चलना. साथ साथ चलने को कीप अप बोलते हैं. तो आपका जो कंपेनियन आपके साथ, वो आपके साथ साथ चलता है. जस्ट अनदर 50 फीट. बस 50 फीट और, या सिर्फ 100 मे बी. यू आस्क योरसेल्फ, इज देयर नो एंड? एंड आप अपने आप से पूछते रहते हो क्या ये कभी ख़त्म नहीं होगा? फिर आप क्या करते हो, अपने कंपेनियन को देखते हो, वो आपको देखता है, फिर आप उससे प्रेरणा लेते हो. यू ड्रॉ इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा. आप उससे प्रेरणा लेते हो क्योंकि वो भी आपके साथ चल रहा है पूरी दृढ़ता के साथ, एंड वो आपसे प्रेरणा लेता है. सो आप एक दूसरे को प्रेरणा देते रहते हो साथ में. एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, यू आर एट द समिट. और देखते ही देखते आप कहाँ पहुँच जाते हो? समिट पे. विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यानी आपको पता भी नहीं चलता है और आप समिट पे पहुँच जाते हो. लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट, यू टेल योरसेल्फ दैट इट वाज वर्थवाइल.
Other silvery peaks appear through the clouds. If you are lucky, the sun may be on them. The surrounding peaks look like a jeweled necklace around the neck of your summit. Below, you see vast valleys sloping into the distance. It is an ennobling, enriching experience to just look down from the summit of a mountain. You bow down and make your obeisance to whichever god you worship. And जब आप summit पे पहुंच जाते हो और चारों ओर summit से देखते हो तो आप खुद को क्या बोलते हो? You tell yourself that it was worthwhile, that it was valuable. कि ये जो भी जर्नी, ये जो भी एक्सपेडिशन आपने लिया है, ये सार्थक था. Other silvery peaks appear through the clouds. एंड जब आप माउंट एवरेस्ट की पीक पे चढ़ जाते हो तो आजू बाजू के सारे पीक्स आपको दिखने लगते हैं सिल्वर कलर की, क्योंकि उसके ऊपर भी आइस होती है तो वो चमकते तो सिल्वर दिखते हैं. एंड अगर आप लकी हैं तो उनके ऊपर अगर सन चमक रही है तो ऐसा लगता है कि जितने भी सराउंडिंग पीक्स है, जो चारों ओर जो भी पीक्स हैं, वो एक तरह से नेकलेस की तरह लगते हैं कि आप जिस समिट पे हो वो एक गला है और उस गले में उन पीक्स का नेकलेस लगा हुआ है. Below you see vast valleys sloping into the distance. और नीचे आप बड़ी सी घाटियां देखते हो दूर तक जाती हुई. It is an ennobling and enriching experience. Ennobling का मतलब raise to nobility, honoring. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सपीरियंस है वो आपको ऊपर उठाती है. Enriching आपको समृद्ध बनाती है. Enriching का मतलब समृद्ध. सो ये जो एक्सपीरियंस है वो आपको ऊपर उठाती है, आपको समृद्ध बनाती है जब आप उस समिट से नीचे देखते हैं. यू बाउ डाउन, आप नीचे झुकते हो. मेक योर ओबीसेंस. ओबीसेंस का मतलब होता है ओबीडियंस. तो रिस्पेक्ट या ओबीडियंस दिखाना, उसको ओबीसेंस बोलते हैं. सो यू मेक योर ओबीसेंस. सो मेक योर ओबीसेंस मतलब यू शो ओबीडियंस या रिस्पेक्ट जो भी भगवान है आप जिसको वर्शिप करते हो. तो जब आप उस माउंटेन टॉप से नीचे देखते हो तो आपके लिए वो एक्सपीरियंस आपको ऊपर उठाने वाला और एक समृद्ध बनाने वाला एक्सपीरियंस होता है. एंड आप एकदम से नीचे झुकते हो और अपना रिस्पेक्ट जिस भगवान को भी आप वर्शिप करते हो उसको देते हो. I left on Everest a picture of Guru Nanak. Rawat left a picture of goddess Durga. Phu Dorji left a relic of Buddha. Edmund Hillary had buried a cross under a cairn in the snow. These are not symbols of conquest but of reverence. So इस पिक्चर में आप देख रहे हो, आई थिंक ये मेजर अहलूवालिया जिनके हाथ में हमारा झंडा है, ये उनके साथ फू दोरजी हैं. एंड आई थिंक जो फोटो ले रहे हैं वो रावत जी हैं. सो उन्होंने क्या क्या छोड़ा एवरेस्ट के ऊपर? मेजर अहलूवालिया ने गुरु नानक की तस्वीर छोड़ी, रावत ने दुर्गा माँ की एक पिक्चर छोड़ी और फू दोरजी ने बुद्धा की एक रेलिक छोड़ी. रेलिक का मतलब होता है निशानी. और एडमंड हिलरी जो उनसे पहले चढ़े होंगे समिट पे, उन्होंने एक क्रॉस जो क्रिश्चियनिटी का सिंबल होता है, उस क्रॉस को एक हीप ऑफ रॉक, कैर्न मतलब होता है एक हीप ऑफ रॉक, सो एक रॉक से बना हुआ एक झुंड, उसके ऊपर क्रॉस लगाया हुआ था उन्होंने, उसमें बरी किया हुआ था स्नो के ऊपर. सो एडमंड हिलरी ने एक क्रॉस बरी किया था एक कैर्न में स्नो के ऊपर. दीज आर नॉट सिंबल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट. सो ये जो चीज़ें हैं ये कॉन्क्वेस्ट, विजय होने की निशानी नहीं है, विजय होने के सिंबल्स नहीं है, बट क्या चीज़ की है? रेवरेंस की है. रेवरेंस का मतलब होता है डीप रिस्पेक्ट, या आप इसको श्रद्धा बोल सकते हो. सो इसका मतलब जब आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हो तो आपको ये फीलिंग नहीं आती कि आपने किसी चीज़ पे काबू पा लिया है, आपने इस पीक पे काबू पा लिया है, बट आपको एक रिस्पेक्ट आती है, एक श्रद्धा महसूस होती है उस समय कि कितना पावरफुल है ये माउंटेन, बिकॉज उस पर चढ़ना इतना आसान नहीं है. एंड इवन इफ आप समिट पे रहते हो, आप अगर बहुत ज़्यादा रिसर्च करोगे माउंट एवरेस्ट की जर्नी के ऊपर तो आपको पता चलेगा कि उस पीक पे रहना पॉसिबल नहीं है. जितनी जल्दी आप वहाँ पे पहुँचते हो आपको अपना काम सारा जल्दी जल्दी करना पड़ता है. सबको होता है कि मैं कुछ निशानी छोड़ूं, जैसे इन्होंने अपने भगवान की तस्वीरें छोड़ी हैं, या किसी को झंडा गाड़ना होता है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, क्योंकि एवरेस्ट के ऊपर जो है मौसम बदलते देर नहीं लगती है. सो गलती से अगर मौसम बदल गया, बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी, तो आप शायद वापस भी ना लौट पाए. और ऐसा बहुत से क्लाइंबर्स के साथ होता है कि वो इवन दो पीक पे पहुंच गए हैं लेकिन रिटर्न जर्नी पे सक्सेसफुली कैंप तक वापस नहीं आ पाए. सो इसलिए जब आप ऐसी चीज़ के ऊपर जाते हो, ऐसे माउंटेन टॉप पे जाते हो, तो आपको वो वाली फीलिंग नहीं आती कि आपने किसी चीज़ को विजयी कर ली है, बट आपको एक डीप रिस्पेक्ट आती है. द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली. There is another summit. It is within yourself. It is in your own mind. Each man carries within himself his own mountain peak. He must climb it to reach a fuller knowledge of himself. It is fearful and unscalable,
It cannot be climbed by anyone else. You yourself have to do it. The physical act of climbing to the summit of the mountain. So ये जो एक्सपीरियंस है इस पीक पे चढ़ने की, एवरेस्ट की पीक पे चढ़ने की, ये आपको हमेशा के लिए बदल देती है, चेंजेस यू कंप्लीट, पूरी तरह से आपको बदल देती है. देयर इज अनदर समिट, एक दूसरा समिट भी, एक दूसरा पीक भी है जो आपके अंदर है. इट इज विद इन योर सेल्फ, इट इज इन योर ओन माइंड. वो आपका खुद का मन है, खुद का, आपके खुद के दिमाग के अंदर है, खुद के मन में है. ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक. सो हर आदमी अपने अंदर एक ऐसा ही माउंटेन पीक कैरी करता है एंड उसको वो माउंटेन पीक चढ़ना होता है. एंड वो क्या चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं उस माउंटेन पीक को चढ़ने से? फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ. सो खुद को पूरी तरह से जानने को वो उस माउंटेन पीक को चढ़ने के बराबर मानते हैं. सो इसका मतलब कि ये जो जर्नी है इंसान की खुद को समझने की, ये एक माउंटेन को क्लाइंब करने जैसा है. इट इज़ फियरफुल, बहुत ही भयावह है, अनस्केलेबल है, चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, ना के बराबर है. और इस चढ़ाई को और कोई नहीं चढ़ सकता, सिर्फ आपको चढ़ना है. सो आपको पूरी तरह कोई भी नहीं जान सकता. आपको जानने का जो काम है ये आपको खुद करना होगा. द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ माउंटेन इज अकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन. सो बाहर माउंटेन क्लाइंब चढ़ने की जो एक्टिविटी है वो सेम है अपने अंदर की माउंटेन को चढ़ने की. सो अपने आप को पूरी तरह जानने का जो ये जर्नी है वो उतना ही डिफिकल्ट है जितना एवरेस्ट को चढ़ना. द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइंब्स आर द सेम. Whether the mountain you climb is physical or emotional and spiritual, the climb will certainly change you. And दोनों चढ़ाई का जो इफेक्ट है वो सेम होता है, चाहे वो फिजिकली आप किसी माउंटेन को चढ़ रहे हैं या इमोशनली अपने अंदर के माउंटेन को चढ़ रहे हैं, इमोशनली या स्पिरिचुअल माउंटेन को चढ़ रहे हैं. ये दोनों जो क्लाइंब है, ये दोनों चढ़ाई है, वो आपको चेंज करेगी. इट विल सर्टनली चेंज यू. इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ. ये आपको अपने बारे में और दुनिया के बारे में बताती है. I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely. Venture का मतलब होता है risking और daring journey. किसी risky और daring journey पे जाने को venture करना बोलते हैं. So venture to think का मतलब हो गया कि I dare to think. मैं ऐसा dare करता हूँ ये सोचने का कि जो मेरा एक्सपीरियंस है एक एवरेस्टर होने का, मतलब जो भी एवरेस्ट क्लाइंब करते हैं उनको एवरेस्टर बोलते हैं. ये जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस ने मुझे प्रेरणा दी है लाइफ की मुश्किलों को झेलने के लिए. लाइफ्स ऑर्डील्स, ऑर्डील्स यानी होता है अनप्लेजेंट एंड प्रोलॉन्ग एक्सपीरियंस. सो लंबे समय तक चलने वाले जो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस होते हैं उनको ऑर्डील्स बोलते हैं. तो लाइफ में आने वाली जितनी भी कठिनाइयां हैं उसको डिटर्मिनेशन के साथ, रेजोल्यूटली यानी विथ डिटर्मिनेशन, लाइफ में आने वाले जितने भी कठिनाइयां हैं उसको डिटर्मिनेशन के साथ फेस करने के लिए मुझे प्रेरणा देती है. क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज वर्थ वाइल एक्सपीरियंस. तो माउंटेन को चढ़ना मेरे लिए एक सार्थक अनुभव था. द क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थ वाइल. और अपने अंदर के समिट को, अपने अंदर के पीक पर विजयी पाना, मतलब अपने मन पे विजयी पाना उतना ही ज़्यादा सार्थक है. The internal summits are perhaps higher than Everest. The internal summits, so ये जो summits हैं, खुद को जानना, अपने मन पे काबू करना, ये जो समिट्स है ये एवरेस्ट से भी ऊंचे समिट्स हैं. इसका मतलब एवरेस्ट पे चढ़ने से भी ज़्यादा कठिन है ये करना. एंड दिस इज़ वेयर योर स्टोरी एंड. सो यहाँ पे स्टोरी ख़त्म होती है. एंड आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई, आपको समझ में आया कि अहलूवालिया ने ये स्टोरी क्यों लिखी है. ये काफ़ी ज़्यादा फिलोसफिकल ऑटोबायोग्राफी है. तो वो कंपेयर कर रहे हैं कि कैसे एवरेस्ट पे चढ़ना उनके लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था. उनकी सोच बदल गई, उनको कम्प्लीटली चेंज कर दिया इस एक्सपीरियंस ने. एंड उनको पीक पे जाके फील हुआ कि वो कितने छोटे हैं, दुनिया कितनी बड़ी है. बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आ गई उनके अंदर वर्ल्ड के लिए. एंड ये एक्सपीरियंस उनको इंस्पिरेशन देता है, उनको प्रेरणा देता है खुद को जानने के लिए और खुद के मन को काबू करने के लिए. इस चैप्टर के कॉम्प्रिहेंशन चेक से क्वेश्चंस करते हैं. स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वॉज. सो एवरेस्ट पे जब वो थे तो जो मेजर अहलूवालिया है उनको क्या इमोशंस थे वहाँ पे? ही वॉज ओवरजॉयड, वेरी सैड, जुबिलेंट एंड सैड. सो ओवरजॉयड यानी बहुत ज़्यादा खुश थे या बहुत ज़्यादा उदास थे, या ही वॉज जुबिलेंट एंड सैड. सो इफ़ यू रिमेंबर वो बोलते हैं कि देर इज़ अ टिंज ऑफ सैडनेस. सो बहुत थोड़ी सी उनमें उदासी
उदासी भी थी, सो बहुत ज़्यादा उदास नहीं थे, बट ही वॉज हैप्पी एज वेल एज सैड एट द सेम टाइम। सो राइट आंसर ये होगा। द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वॉज वन ऑफ, सो जो इमोशन उनको ग्रिप करके रखा था, उनको उनके जो डोमिनेंट इमोशन था वो क्या चीज़ का था? द विक्ट्री ओवर हर्डल्स, जो बाधाओं को पार करने पे विजय पाने की जो इमोशन है वो। ह्यूमिलिटी एंड अ सेंस ऑफ स्मॉलनेस, जो ह्यूमिलिटी है और खुद के छोटे होने का जो सेंस है वो। ग्रेटनेस एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस, खुद की ग्रेटनेस और खुद की इम्पोर्टेंस। या जॉय ऑफ डिस्कवरी, या किसी चीज़ को डिस्कवर करने की, पाने की खुशी। सो हमें पता है वो बोलते हैं कि जो डोमिनेंट इमोशन था वो था अबाउट ह्यूमिलिटी। सो दैट्स द राइट आंसर। द समिट ऑफ द माइंड रेफर्स टू, तो द समिट ऑफ द माइंड यानी हमारे अंदर जो समिट है, जो द समिट विद इन बेसिकली, वो किस चीज़ को रेफर करता है? फर्स्ट, ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स। सो वो यहाँ पे वो इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स की बात नहीं कर रहे थे। जो अचीवमेंट्स हम अपनी दिमागी शक्ति से पाते हैं उनके बारे में वो बात बिल्कुल नहीं कर रहे थे। द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग मेंटली एंड स्पिरिचुअली। सो एक तरह से वो इस बात को बोल रहे थे कि कैसे हम मैच्योर होते हैं, अपने माइंड को मैच्योर करते हैं, और स्पिरिचुअली भी हम मैच्योर करते हैं। सो मेंटली एंड स्पिरिचुअली मैच्योर करने की वो बात कर रहे थे इनडायरेक्टली। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। ओवरकमिंग पर्सनल एम्बिशन फॉर कॉमन वेलफेयर, सो दूसरों के भले के लिए अपनी एम्बिशन को ओवरकम करना, ये इस बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन, अपने इमेजिनेशन में खोए रहना, उसमें जीना, वो इसकी बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। द ट्रायम्फ ऑफ माइंड ओवर वर्ल्डली प्लेजर्स फॉर अ नोबल कॉज, सो दुनिया की जितने भी वर्ल्डली प्लेजर्स यानी मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स, तो सारे मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स पे काबू पाना, इसके बारे में भी वो बात नहीं कर रहे थे। अ फुलर नॉलेज ऑफ वनसेल्फ, अपने बारे में पूरी तरह से जान लेना, ये उसके बारे में बिल्कुल बात कर रहे थे। सो ये दो चीज़ें हैं जिसके लिए वो रेफ़र कर रहे थे समिट ऑफ द माइंड, कि कैसे अपने मन को काबू करना, मेंटली हम मैच्योर करें, स्पिरिचुअली मैच्योर करें, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक बने। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, और अपने आप को पूरी तरह से जाने। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है आओ पढ़ें। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड।